फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेम के न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ पोसोलॉजी। सो बेसिकली पोसोलॉजी है क्या? पोसोलॉजी एक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पोसो एंड लोगस। व्हाट इज़ पोसस? पोसस मीन्स हाउ मच, कितनी क्वांटिटी ड्रग की चाहिए होगी, एंड लोगस मीन्स साइंस। So posology is a branch of medical science which deals with dose और quantity of drugs जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पेशेंट को, कि जो ड्रग हमने दी है वो अपनी उस डोज पे थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे, उस डोज पे एक पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाए। तो बेसिकली पोसोलॉजी ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जो डोज से और क्वांटिटी होगी उस ड्रग की उससे रिलेट करेगी। जो डोज होती है ना ड्रग की, वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। द डोज ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी फिक्स रिजिडली बिकॉज देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द डोज। तो डोज की जो ड्रग होती है फिक्स नहीं होती, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एज होती है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो अफेक्ट करते हैं हमारी डोज को। अगला है कि दीज फैक्टर्स, देखो मैंने अभी बोला एज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़, टॉलरेंस, ये सब अफेक्ट करते हैं पेशेंट की डोज को, ड्रग की डोज को। देखो तो ये शॉर्ट में है कि पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस एंड ब्रांच विच डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को, वो है पहले नंबर पे एज, ठीक है। उसके बाद एंटागोनिज्म, एडिटिव इफेक्ट, एक्यूमुलेशन, बॉडी वेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ डिसीज, इमोशनल फैक्टर्स, सिनर्जिज्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेंस, टेकिफ्लेक्सिस, आइडियोसिंक्रेसी, बॉडी वेट, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। टोटल 16 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे वो अफेक्ट करते हैं। तो एज कैसे अफेक्ट करती है ड्रग की डोज को? The pharmacokinetics of many drugs changes with age. While determining the dose of a drug, the age of an individual is of great significance. जो ड्रग की जो प्रोफाइल है वो एज के साथ चेंज होती है। तो डोज को जब हम देते हैं ना पेशेंट को, तो एज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग दैन द नॉर्मल एडल्ट डोज, ठीक है। जो एडल्ट के मुकाबले, एडल्ट के कंपैरिजन में जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स एंड ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी डोज की अमाउंट ना लेस होती है, क्योंकि डोज उनमें फिर मेटाबलाइज नहीं हो पाती, ड्रग उनमें बेसिकली मेटाबलाइज नहीं हो पाती ईजिली, और उनका जो एलिमिनेशन भी अच्छे से नहीं होता। दैट्स वाई उनकी जो डोज होगी ड्रग की वो कम होगी एडल्ट से। देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग सो दैट एक्सटेंट एज एडल्ट। Children can tolerate relatively larger amount of belladonna, digitalis and ethanol, whereas elderly patients are more sensitive to some drug effects. कुछ ड्रग्स होती हैं जो एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे कि बेलेडोना, डिजिटेलिस एंड एथेनॉल। ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो लार्जर अमाउंट में टोलरेट कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे एल्डर पेशेंट होते हैं, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ईज़िली नहीं कर पाते ये, तो वो सेंसिटिव होते हैं इनके ड्रग के अफेक्ट से। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, हिप्नोटिक्स, ट्रांसक्यूलाइजर्स विच में प्रोड्यूस कन्फ्यूजन स्टेट्स इन दैम। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये उनमें कन्फ्यूजन की एबिलिटी, वैसे भी जो मोस्टली क्या होता है जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है, हम अपनी एल्डर लाइफ में आ जाते हैं, तब उस स्टेज में आने के बाद हम हमारी जो कोई भी चीज़ को एबिलिटी होती है उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन स्टेट इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो हिप्नोटिक्स एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, ये भी कन्फ्यूजन स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है एल्डर में मेनली। नेक्स्ट आते हैं सेक्स, ठीक है। वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग्स इन द सेम मैनर एज इट इज़ डन इन मैन। जो मेन हैं उनमें अलग तरीके से वो डोज से रिएक्ट करते हैं,
ड्रग की, और जो वुमेन है उसमें अलग होता है। तो दोनों में अलग अलग होता है, दोनों में सेम तरीके से नहीं एक्सक्रीट होता, सेम तरीके से नहीं होता, दोनों का एक्शन दोनों में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मॉर्फिन एंड बार्बिट्यूरेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं मोर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। मॉर्फिन एंड बार्बिट्यूरेट्स ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं वुमेन में। स्पेशल केयर रिक्वायर्ड होती है। स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, प्रेगनेंसी का एंड लैक्टेशन पीरियड होता है, तब स्पेशल केयर रिक्वायर्ड होती है कि जो हम ड्रग दे रहे हैं, जो उसकी डोज दे रहे हैं, वो सही मात्रा में, सही डोज में दी जाए, सही तरीके से दी जाए, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा केयर नीड होती है एक वुमेन को। द स्ट्रॉन्ग purgatives such as aloe should be avoided during menstruation. Similarly, the drugs which may stimulate the uterine smooth muscles, example drastic purgatives, anti-malarial drugs and ergot alkaloids, are contraindicated during pregnancy. ये आपके इम्पॉर्टेंट है फॉर जीपेट पर्पस। आप देख लीजिए एक बार कि जो ड्रग्स जो कि यूट्रिन की स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन जैसे कि परगेटिव्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स इन एंड एर्गोट अल्कलॉइड्स, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। दे आर सर्टेन ड्रग्स विच ऑन एडमिनिस्ट्रेशन टू द मदर आर केपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस, एग्जाम्पल एल्कोहल, बार्बिट्यूरेट्स, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जब मदर को दी जाए, जब प्रेग्नेंट लेडी को दी जाए, तो वो क्या करती हैं, वो ड्रग्स ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर के बेबी को अफेक्ट कर सकती है। जो फीटस होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, वो मतलब उसको अफेक्ट कर सकती है। तो कौन सी ड्रग्स हैं वो, एल्कोहल, बार्बिट्यूरेट्स, नार्कोटिक्स एंड नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स। ड्यूरिंग द lactation period, the drugs like antihistamines, morphine and tetracycline, which are excreted in milk, should be avoided or given very cautiously to the mother who are breastfeeding to the babies. तो लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे जैसे कि ड्रग्स, इसमें कुछ लर्न करने वाला, ये सब कुछ समझने वाला नहीं है, आपको रीड करके भी समझ आ रहा होगा कि लैक्टेशन के टाइम पे जैसे कि ड्रग्स होती हैं, मॉर्फिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन, जो कि एक्सक्रीट होती है मिल्क में, शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, ये सब अवॉइड करनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट लेडी में मतलब बहुत, वैसे भी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत देख के ही डोज देने चाहिए, ऐसे ही नहीं दे सकते हम उन्हें कुछ भी। नेक्स्ट आता है बॉडी वेट। द एवरेज डोज इज मेंशन आइदर इन टर्म्स ऑफ mg/kg weight or as total single dose for an adult weighing between 50 to 100 kg. However, the dose expressed in this fashion may not apply in case of obese patient, children and malnourished patient. It should be calculated according to the body weight. जो एवरेज डोज होती है वो इसी में ही, उसका यूनिट इतनी ही होगी mg/kg वेट, ठीक है, बिटवीन 50 to 100 kg। जो डोज होगी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट चेंज होगी, ठीक है। जो ओबेस पेशेंट है और जो भी है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उसको डोज को निकालते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो वेट। 2 फॉर्मूले होते हैं, क्लार्क फार्मूला होता है, और भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावीनस डोज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द ओरल डोज, क्योंकि जो आईवी डोसेस होती हैं वो डायरेक्ट ही अब्जॉर्ब करती है, मतलब उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही पर्टिकुलर जगह पे जाती है, वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट होने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंस्टेड ऑफ ओरल डोज तो उसको ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ तो उसमें अब्जॉर्ब होती है, कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, और कुछ एक्सक्रीट होती है, और कुछ जाके अपना एक्शन शो करती है। तो इसलिए ओरल डोज हमें ज़्यादा देनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ इंट्रावीनस डोज। तो IV doses are usually smaller than the oral dose because the drug administered intravenously enter the bloodstream directly. Due to this reason, the onset of drug action is quick with IV route, and this might enhance the chance of drug toxicity. The effectiveness could controlled by the route of administration. जो मैंने भी आपको बताया वही है ये। अब आते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर हमने पहले खाना खाया है, कुछ ड्रग होती हैं जो कहते हैं ना खाली पेट लेनी चाहिए, तो अगर फूड होगी स्टमक में, वो क्या कर देगा, जो ड्रग है जो हम ले रहे हैं उसके अब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ कर देता है।
तो ड्रग्स होती हैं, सो द ड्रग्स आर मोर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक. सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर अ मील मे नॉट बी दैट मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स. तो जो ड्रग हम खाने से पहले लेते हैं उस अगर जैसे किसी ने डॉक्टर प्रिस्क्राइबर ने बोली है कि आपको ये ड्रग खाली पेट लेने हैं और आप उसे ले रहे हो पेट के खाने के बाद, तो जो खाली पेट लोगे आप उसे खाने से पहले लोगे तो वो उस टाइम जितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी ना उतनी वो बाद में नहीं होगी. तो इसलिए खाली पेट अगर बोली गई है तो वो ड्रग खाली पेट ही लेनी चाहिए. द इरीटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टोलरेटेड इफ़ एडमिनिस्ट्रेड आफ्टर मील. हाँ, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, वो हमें खाने के बाद लेनी चाहिए. एग्जाम्पल आयरन, आर्सेनिक, कोट लिवर ऑयल शुड ऑलवेज बी गिवन आफ्टर मील. नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, डे लाइट इज स्टिमुलेंट, इनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग एंड डिमिनिशिंग द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स. ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको समझ आ गया होगा कि जो डे लाइट होती है वो स्टिमुलेंट की तरह, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर दिन में जो धूप आती है, जो लाइट आती है, वो इन्हेंस कर देती है स्टिमुलेटिंग ड्रग के इफेक्ट को. ठीक है, डार्कनेस इज सिडेटिव, हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट. जो हिप्नोटिक्स होती है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो हिप्नोटिक्स होती है वो रात के टाइम पे लेने में ज़्यादा इफेक्टिव होती है. ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर का भी रोल होता है डोज के अफेक्ट को, डोज पे अफेक्ट करने का. ठीक है, amount of barbiturates required to produce sleep during daytime is much higher than the dose required to produce sleep at night. तो जो अमाउंट इसमें दे रखा है कि बारबिट्यूरेट का जो हमें सोते टाइम दिन में चाहिए होगा ना वो ज़्यादा होगा इंस्टेड ऑफ नाइट. हम अगर दिन में हम दवाई ले रहे हैं बारबिट्यूरेट, ठीक है, तो उसकी डोज ज़्यादा चाहिए होगी रात से. अल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड एनवायरनमेंट देन इन समर. कुछ नहीं है, अल्कोहल, हाँ सही बात है. आपने देखा होगा कि जो मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ का एनवायरनमेंट मोस्टली ठंडा होता है, यहाँ का थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा बहुत यहाँ टेम्परेचर चेंज होता रहता है. वहाँ पे मोस्टली आपको ठंडा ही मिलता है, तो वहाँ पे जो अल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा ली जाती है. ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम कोल्ड एनवायरनमेंट से उसे वही बचा पाता है. नेक्स्ट आता है इमोशनल फैक्टर. ठीक है, द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ अ फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग्स विच आर इंटेंडेड फॉर यूज इन साइकोमेटिक डिसऑर्डर. देखो कहते हैं ना कि जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जो इमोशनली अफेक्टेड पेशेंट होते हैं, उनको दवाई के साथ साथ उनके साथ जो हम काइंडनेस से रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से रहते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी ठीक करता है दवाई से पहले. तो पर्सनैलिटी और बिहेवियर जो फिजिशियन जो जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा होगा पेशेंट को अपने, ठीक है, उस वो भी अफेक्ट करता है. ठीक है, फीमेल्स आर मोर इमोशनल दैन मेल एंड रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स. कुछ ड्रग्स होती है उनका अमाउंट फीमेल में कम चाहिए होता है बिकॉज वो ज़्यादा इमोशनल होती है. Inner dosage form called placebos, which resemble the actual medicament in the physical property, are known to produce therapeutic benefit in disease like angina pectoris and bronchial asthma. Next आता है आपका presence of disease. Drugs जैसे कि barbiturate and chlorpromazine may produce unusually prolonged effect in patient having liver cirrhosis. जिनको liver problem होती है, ठीक है, उनके लिए जैसे ड्रग होती है barbiturate एंड क्लोरप्रोमाजिन, वो ज़्यादा टाइम तक अपना एक्शन शो कर पाती है उन पेशेंट में. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, इस एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी में प्रोवाइड टॉक्सिक इफ द किडनी ऑफ द पेशेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. जो स्ट्रेप्टोमाइसिन किडनी से एक्सक्रीट होती है, अगर हमारे पेशेंट हेपेटिक पेशेंट, अगर हमारे पेशेंट किडनी फेल है हमारे पेशेंट की, ठीक है, तो उसको रीनल पेशेंट है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, जो टॉक्सिसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारी किडनी वर्क कर नहीं रही और ये मेडिसिन किडनी से ही एक्सक्रीट होगी ये ड्रग, तो हम उन पेशेंट को ये ड्रग नहीं देते. ठीक है, ड्यूरिंग फीवर अ पेशेंट कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ एंटीपायरेटिक्स देन अ नॉर्मल पर्सन. फीवर के लिए ही होती है, तो फीवर में टॉलरेट कर पाता है देन अ नॉर्मल पर्सन. नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेशन. द ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड में बिल्ट अप अ सफिशिएंट हाई कंसंट्रेशन इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स इफ इट इज़ रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. एग्जाम्पल डिजिटलिस, इमेटिन एंड हैवी मेटल्स. जो ड्रग होती हैं जो स्लोली एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, बॉडी से, वो में बिल्डअप अ हाई कंसंट्रेशन बॉडी, ठीक है, स्लोली एक्सक्रीट करती है. वो क्या अब हमारी बॉडी से ड्रग स्लोली एक्सक्रीट कर रही है,
तो इसका मतलब है स्लोली एक्सक्रीट करेगी तो वो ज़्यादा बॉडी में रहेगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी, हाई कंसनट्रेशन में रहेगी, क्योंकि धीरे 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 बाहर निकल रही है तो ज़्यादा देर तक रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है वो टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर हम उसे बार बार ले जाएंगे तो भी वो करेगी। तो ये सब ना डोज इसलिए कहते हैं सुबह लेनी चाहिए, दिन में लेनी चाहिए, क्षमा। अब हम क्या कर रहे हैं, सुबह की डोज हम भूल गए और हम दिन में 2 बार ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी और वो टॉक्सिसिटी ज़्यादा क्रिएट करेगी। इसलिए जो फिजिशियन बोलता है कि सुबह दिन, वो अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही देख के बताता है कि इस टाइम लेनी चाहिए। दिस अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ, ये वही बात है कि क्योंकि इकट्ठा हो जाता है ड्रग, ठीक है, उसके वजह से। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय स्लो एक्सक्रीशन। किस वजह से इकट्ठी होती है ड्रग? क्योंकि स्लो एक्सक्रीशन होता है, ड्रग का डिग्रेडेशन होता है और फास्टली ड्रग अब्जॉर्ब हो जाती है इस वजह से। समटाइम्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज डिसाइड इन ड्रग लाइक, हाँ ठीक है, जैसे कि किसी को होती है एपिलेप्सी बीमारी होती है, तो उसमें जो हम ड्रग देते हैं फिनोबार्बिटन, उसमें ज़रूरी होता है ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसमें चलता है कि ड्रग इकट्ठा हो रही है, स्लो एक्सक्रीट हो रही है, तो क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तक ड्रग चाहिए ना जो प्रोलॉन्ग एक्शन शो कर पाए, तो फिनोबार्बिटन इज़ द वन। नेक्स्ट आता है एडिटिव इफेक्ट। व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स administered together is equivalent to the sum of their individual pharmacological action, the phenomena is called as an additive effect। जब टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग का जो हो, जब हम उन्हें एक साथ दें, ठीक है, वो मतलब ये कह रहा है कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो इक्वल होता है इंडिविजुअल ड्रग से। जो हम उन ड्रग को अकेले लेंगे उससे ज़्यादा उनका इफेक्ट होगा जब हम उन्हें इकट्ठे लेंगे। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रिन एंड अमीनोफिलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, उनका जो मतलब अगर हम इफेड्रिन और अमीनोफिलिन का कॉम्बिनेशन देंगे ना तो वो ब्रोंकियल अस्थमा में ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगी, इंस्टेड ऑफ अगर हम इफेड्रिन अकेले दे रहे हैं और अमीनोफिलिन अकेले दे रहे हैं, इंडिविजुअल दे रहे हैं, ठीक है। सिनर्जिज्म मतलब व्हेन 2 और मोर ड्रग आर यूज इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, जब 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग कॉम्बाइंड फॉर्म में ली जाती है तो उनका जो एक्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। ये वेरी यूज़फुल होगा जब हमें थेरेपेटिक रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है, जब हमें मतलब सिंगल ड्रग से, इंडिविजुअली ड्रग से हमारा जो इफेक्ट है वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है, तब हम सिनर्जिज्म करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग कंबाइंड फॉर्म में देते हैं। एग्जांपल, प्रोकेन एंड एड्रेनालिन कॉम्बिनेशन में इंक्रीज कर देती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन। नेक्स्ट आता है एंटागोनिज्म। When the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system is known as antagonism। जब हम 2 ड्रग एक साथ देते हैं तो उसमें से जो एक ड्रग होती है डोमिनेटिंग हो जाती है और दूसरे ड्रग के एक्शन को कम कर देती है, उसके ड्रग को अपोज कर देती है और डिक्रीज़ कर देती है, तो जो एक्शन शो होगा उसे हम करते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। द यूज़ ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू ड्रग इज़ वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। हाँ, तभी ये इस्तेमाल होता है जब हमारा ट्रीटमेंट करना हो हमें पॉइजनस को कोई। एग्जाम्पल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग वेयर अल्कलाइन इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। When adrenaline and acetylcholine are given together, they neutralize the effect of each other due to antagonism because adrenaline is vasoconstrictor and acetylcholine is vasodilator। जब हम adrenaline and acetylcholine एक साथ देते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंटागोनिज्म की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारी एड्रेनालिन है वो तो भैया वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो वैसोडाइलेटर है, तो दोनों का एक्शन अपोज करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट आता है आइडियोसिंक्रेसी। An extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy. The word idiosyncrasy has now been replaced by the drug allergy। अब drug allergy से तो आपको समझ ही आ रहा होगा, idiosyncrasy से नहीं आया तो। For example, small quantity of aspirin may cause gastric hemorrhage and a small dose of quinine may produce ringing in the ear, ठीक है। मतलब हम इसका कहने का मतलब है कि हम कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा हो, कोई एलर्जी भी शो हो रही हो, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो शो ही कर रहा है लेकिन साथ में वो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी शो कर रही हो, उसको हम कहेंगे ड्रग एलर्जी, ठीक है। सम पर्सन आर सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के एंड सल्फोनामाइड के बिकॉज दे प्रोड्यूस सीवियर टॉक्सिक सिम्टम्स।
कुछ होते हैं, जैसे मैं पेनिसिलिन से सेंसिटिव हूँ, तो कुछ पर्सन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के, सल्फोनेट के, तो वो उनमें उनके जो एडवर्स इफेक्ट है वो शो करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसे ठीक करने के। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। व्हेन एन अनयूजुअल लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिसिट एन इफेक्ट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग, द फिनोमेनन इज टर्म्ड एज ड्रग टॉलरेंस। ठीक है, जब हम लार्ज डोज देते हैं ड्रग की, ठीक है, ज़रूरत होती है ताकि वो जो इफ़ेक्ट होगा एलिसिट एन इफेक्ट ऑर्डिनरली प्रोड्यूस करना, हाँ, मतलब ज़रूरत होती है, जब हमें नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, तब हमें ये करते हैं, टॉलरेंस देते हैं। एग्जांपल, स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटिन। जो स्मोकर्स हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं निकोटिन को, लेकिन अल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ अल्कोहल। द ड्रग टॉलरेंस दो टाइप के होते हैं, ट्रू टॉलरेंस एंड स्यूडो टॉलरेंस। ट्रू मतलब जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। स्यूडो यानी कि फॉल्स, जो कि प्रोड्यूस होता है ओनली टू द ओरल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये ना मेनली चैप्टर आपके लिए, मतलब सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जीपेट पर्पस आपका एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट आता है टैकीफ्लेक्सिस। It has been observed that when certain drugs are administered repeatedly at short interval, the cell receptor get blocked up and pharmacological drug is decreased। ठीक है, जब हम लगातार ड्रग लेते जाते हैं, डोज लेते जाते हैं, तो जो हमारे सेल रिसेप्टर है जो उसको अफेक्ट मतलब एक्शन शो करने वाले होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है फार्माकोलॉजिकल उस ड्रग का वो कम हो जाता है। द डिक्रीज रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स। हाँ, जो हमारा एक बार डिक्रीज हो गया हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, डोज को बढ़ा के कभी रिवर्स नहीं हो सकता, उससे वो और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा डिक्रीज़ होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज़ होना। तो उस फिनोमेन को हम कहते हैं टैकीफ्लेक्सिस एंड एक्यूट टॉलरेंस। इसे हम टैकीफ्लेक्सिस भी बुला सकते हैं और एक्यूट टॉलरेंस भी बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेड्रिन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोज एट शॉर्ट इंटरवल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एडिमा में प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स टू द टैकीफ्लेक्सिस। सिमिलरली ड्रग्स लाइक एम्फेटामिन, कोकेन एंड नाइट्रेट्स भी इस वे में बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक्स मतलब चार्ज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, अदर फिजियोलॉजिकल मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग। जैसे एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ये सब भी मतलब अफेक्ट करती हैं ड्रग के डोज को, तो ये इंक्रीज़ करता है। सैलिसाइलेट्स क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं बॉडी टेम्परेचर को उन केस में जिस केस में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट, उसका कोई एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं होता। इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी इज मैक्सिमम इफ द इंडिविजुअल हैज़ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, जो अब्जॉर्प्शन होगा आयरन का जीआईटी से ज़्यादा होगा अगर हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो। नेक्स्ट आता है कि डोज कैलकुलेशन, जो मैं कह रही थी ये सब तो अफेक्ट करता है, लेकिन अब हमारी जो डोज है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो डोज हमारी ऑन द बेसिस ऑफ एज कैलकुलेट होती है, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट कैलकुलेट होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया होती है, ठीक है। तो अब आ रहा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एज कैसे इफेक्ट होती है। उसके लिए आते हैं, पहला फॉर्मूला होता है यंग्स फार्मूला। तो यंग फार्मूला चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के लिए होता है, और चिल्ड्रन जिनकी 12 ईयर्स ऑफ एज के अंडर है एज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स बाय 12 प्लस एज इन ईयर्स इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। नीचे इसके लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कैसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, आप अच्छे से नहीं रटिए, लर्न करिए, कुछ भी करिए, आपको जीपैट में ही पूछ सकता है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, नॉट इन जीपैट, सब में, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डोज फॉर द 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इफ़ द एडल्ट डोज इज 720 mg। तो डोज फॉर द चाइल्ड एज इन ईयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है कि हमें कैलकुलेट करना है डोज 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, अगर हमें एडल्ट डोज दे रखी है यहाँ पे 720 mg, ठीक है, 720 mg। तो हमें कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमें ये रिमाइंड करना पड़ेगा 12 ईयर्स के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है यंग फॉर्मूला लगेगा। तो यंग फॉर्मूले में एज इन ईयर्स बाय 12 ईयर्स, 12 प्लस एज इन ईयर इंटू एडल्ट डोज फॉर्मूला है। तो हमें 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के निकालनी है, तो हमें से 12 फिर 12 प्लस एज इन ईयर 12 प्लस 720,
प्लस नहीं आएगा, ये इनटू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोज फॉर चाइल्ड आ जाएगा 360 mg, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है डिलिंग्स फार्मूला। ये चिल्ड्रन इन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स के लिए यूज़ होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डिलिंग फार्मूला 4 साल से 20 साल के बच्चों के लिए यूज़ होता है। तो डोज फॉर द चाइल्ड, इसका फार्मूला होता है एज इन ईयर्स बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। तो इसके लिए भी क्वेश्चन है कि 30 mg ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द डोज इफ़ द चाइल्ड ऑफ द 6 ईयर्स नीड्स दैट। तो डोज ऑफ द चाइल्ड फॉर्मूला हमारा, ठीक है, 6/20। 6 हमें यहाँ पे चाइल्ड ये दे रखी है, 6 साल का बच्चा है, क्योंकि 4 से 20 साल तक के यूज़ कर सकते हैं। तो हम 30 mg हमारी यहाँ पे डोज दे रखी है, एडल्ट की डोज, एंड बाय 20 तो आ जाएगा हमारा 9 mg। नेक्स्ट आता है कॉलिंग फार्मूला। डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। ये फॉर्मूले यार आप कुछ नहीं कर सकते, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि 80 mg ऑफ एडल्ट डोज फिनाइटोइन की हम यूज़ कर रहे हैं, तो चाइल्ड डोज क्या होगी अगर हमारे पेशेंट की एज है 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 13 + 1/24 इंटू 80 तो आ जाएगा हमारा 46.6 mg। 80 इज एडल्ट डोज। नेक्स्ट आता है फ्राइड फार्मूला। चाइल्ड अंडर एज ऑफ 1 ईयर, उन पेशेंट के लिए जिनकी एज 1 ईयर से कम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब 1 ईयर से कम है तो ईयर्स में तो नहीं होगा, तो मंथ्स में होगा। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। तो फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन है 30 mg एडल्ट डोज दे रखी है और इन्फेंट की एज हमें 6 मंथ दे रखी है। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ 6 एंड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज बाय 30, तो हमारा आ जाएगा 1.2 mg। नेक्स्ट आता है बेस्टिडो फार्मूला। बेस्टिडो फार्मूला इज डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज। तो एडल्ट की दो ड्रग हमें इसमें एडल्ट डोज दे रखी है 450 mg एंड ईयर एज दे रखी है हमें 4 ईयर्स ओल्ड। तो हमें यहाँ पे एज इन ईयर प्लस 3/30 इंटू 450, तो हमारा 105 mg आंसर निकल जाएगा। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्लार्क फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है, तो डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन kg बाय, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि mg पर kg होता है, आपने पढ़ा था kg पर mg, है ना। तो ये चाइल्ड वेट इन kg बाय 70 इंटू एडल्ट डोज, ये फॉर्मूला होता है क्लार्क फार्मूला। नेक्स्ट, या फिर क्लार्क फार्मूले 2 हैं, एक तो 70/150। अगर हमें kg में निकालना है तो हम ये यूज़ करेंगे, एंड अगर हमें पाउंड में निकालना है तो हम ये यूज़ करेंगे चाइल्ड वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। इसके लिए भी वही क्वेश्चन है, हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। डोज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड मीटर स्क्वायर में, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन एडल्ट, देखो यहाँ चाइल्ड बाय एडल्ट 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। तो हमें यहाँ पे चाइल्ड डोज दे रखे सरफेस एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर इफ़ द एडल्ट डोज इज 120 mg। तो हमें चाइल्ड डोज 0.8, ठीक है, और ये बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन एडल्ट इज 1.73 एंड एडल्ट डोज 120 mg। तो हमारी चाइल्ड डोज निकल जाएगी 55.4 mg, ठीक है। नेक्स्ट आता है गॉबिन्स फार्मूला। ये टेबल है, आपको ये देखनी पड़ेगी गॉबिन्स फार्मूले के लिए, कि जैसे अंडर 1 डोज फॉर द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट डोज, तो इतनी डोज देंगे। अगर हमारा अंडर 1 है हमारा एज पेशेंट की, तो 1/12 देंगे, 1 से 2 है तो 1, ये आपको याद, 190 1/2, ठीक है। 7 to 14 1/2, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके लिए डोज जैसे एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेट डोज फॉर 13 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इफ़ एडल्ट डोज इज 480 mg। तो चाइल्ड मतलब 13 ईयर्स के लिए देखो यहाँ पे होगा 13 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए 7 to 13 1/2, ठीक है। तो हमारा ये 1/2 इंटू हमें ये दे रखिए 480 इज इक्वल टू आगे 240 mg। दैट्स इट गाइस। तो हमारा पोसोलॉजी यहाँ फिनिश होता है। सो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।